बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमज़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बी विद रमज़ान देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह स्टेट से ह्यूमन सिक्योरिटी पर ट्रांसफ़र हुआ और इसकी क्या वजह थी। इसकी क्या ऐसी रीज़न्स थे कि एक जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोवरेनिटी से और जो आपकी स्टेट है वहाँ से वो इंडिविजुअल की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो जो इसकी पहली बात थी, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था। चंद लोग थे जो फ़ैसला करते थे कि आपके जो फ़ैसले हैं और आपकी स्टेट है उसका डिसीजन क्या होगा और वो किस तरह प्रमोट होगा और ये जंग किसके साथ करेगा और अपने एरिया को किस तरह एक्सपैंड करेगा। लेकिन बाद में इस कंसेप्ट की तरफ आना पड़ा कि अगर अवाम की सोवरेनिटी की तरफ, अवाम की प्रोटेक्शन की तरफ आना पड़ा कि जिसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं था। हमने हिस्ट्री में देखा बहुत सारी जंगें हुई। वर्ल्ड वॉर टू के बारे में आप सब जानते हैं कि जो हिटलर था उसने इतने ज़्यादा ज्यूज़ को कत्ल किया, इतने ज़्यादा ज्यूज़ को मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज्यूज़ का कत्ल हुआ वो हिटलर के दौर में हुआ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम सुने तो ये बहुत ही खौफनाक चीज़ें हैं जिसमें हर जंग होती है। हमने मुग़ल्स एम्पायर के बारे में सुना कि मुग़लों ने किस तरह सब कॉन्टिनेंट पर आके राज किया, किस तरह उन्होंने इन्वेड किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हमने पैनिक वॉर के बारे में सुना, हमने पर्शियन वॉर के बारे में सुना। अफ़गानिस्तान जो यूएस से आया था, अफ़गानिस्तान में उन्होंने इन्वेड किया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें जो स्टेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट है, जो कंट्रीज़ हैं, वो क्यों ये मुनासिब समझती हैं कि उनको इन्वेड करना चाहिए। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, जो पहले मोनार्क्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो इसलिए दूसरी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व करते थे और इन्वेड करते थे, 2 चीज़ों के लिए। फर्स्ट जो चीज़ थी वो नेशनलिज़्म को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करने के लिए कि मैं कितने एरिये का, कितनी टेरिटरी का मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ। और जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, कि मैं कितना देखो स्ट्रॉन्ग हूँ। और अगर वो एक चीज़ पर कब्ज़ा कर लें, एक चीज़ पर आ जाएँ, तो वो ये मुनासिब समझते थे कि अब उनको दूसरी तरफ भी एक्सपैंड करना चाहिए और अपने एरिये को एक्सपैंड करना चाहिए। तो उनको बहुत ज़्यादा ख़्याल था अपनी टेरिटरी का और अपनी पावर का। अगर हम मुग़ल्स के बारे में देखें, तो मुग़लों ने सबसे पहले जो थे वो जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। फिर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आए और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने सारे सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा कर लिया। और इस तरह हम दूसरे की दे वर्ल्ड वॉर टू में देखें, हिटलर ने वो सारे यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो मोनार्क्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो चाहते थे कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर और हम ही इस दुनिया को चलाएँगे, इस वर्ल्ड को चलाएँगे। लेकिन इसका जो ड्रॉप सीन है वो होता है 1989 के अंदर, जब कोल्ड वॉर कंटिन्यू थी यूएसएसआर के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में। तो एक क्यूबा आइलैंड था जिनको जिसको फ़तह करना था यूएसए ने और यूएसएसआर ने, और उन दोनों के दरमियान में एक वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर जारी थी। और ये फर्स्ट कंसेप्ट था कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान में एक आइडियोलॉजिकल वॉर्स जारी है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि किसका नज़रिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। आप अपनी जो राय है, अपनी आइडियोलॉजी है, आपके जो ओपिनियंस है, उसको आप रिवील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि किसका नज़रिया वो स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में जो यूएसए था और यूएसएसआर था, वो ये मुनासिब समझते थे कि ये आइलैंड मेरी तरफ आना चाहिए, एक चाहता था कि मेरी तरफ आना चाहिए। और उन्होंने दोनों ने लॉन्च कर दिए अपने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे पर। लेकिन जो उस वक्त का यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जिसको हम जॉर्ज बुश के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी तरफ था यूएसएसआर का वो मिखेल था। अगर उन दोनों ने फिर सोचा कि अगर आपकी जो कंट्री है, अगर हम रॉकेट लॉन्च कर देते हैं और ये जो न्यूक्लियर वेपन है उसको हम अपनी कंट्रीज़ पर लॉन्च कर देते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। आपकी कंट्री भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, मेरी कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या मिलेगा अगर हमारे लोग ही नहीं हैं मौजूद कंट्री में, तो पावर किस काम की। हम इस पावर को क्या करेंगे, अपनी सोवरेनिटी को हम क्या करेंगे। देखिए, ये जो सोवरेनिटी है और पॉपुलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मौजूद नहीं है तो आपकी कंट्री किसी काम की नहीं है। अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ही नहीं है तो आप उस कंट्री का क्या करेंगे? उस कंट्री वो कंट्री ही एग्ज़िस्ट नहीं करती। जो कंट्री के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनमें जो फर्स्ट है वो आपकी टेरिटरी है, और जो दूसरी है वो आपकी पॉपुलेशन है, जो थर्ड है वो आपकी सोवरेनिटी है, और फोर्थ है गवर्नेंस, कि आप किस तरह उस कंट्री को और पॉपुलेशन को गवर्न करेंगे। तो कोल्ड वॉर के दरमियान में दोनों प्रेसिडेंट ने आपस में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अगर आपकी जो कंट्री है उसमें पॉपुलेशन ही नहीं है तो आप किस पर आप प्रेसिडेंट किस पर गवर्नेंस करेंगे, किस किनको गवर्न करेंगे। तो ये जो चीज़ें थी उन्होंने एक नई चीज़ को इन्वेंट किया, डेमोक्रेटिक को, कि देख लें अगर आपकी पब्लिक राज़ी है तो आप हम पे हमला कर दें, लेकिन इसमें नुकसान आपकी पब्लिक का ही है। जितनी भी वॉर्स हुई हैं हिस्ट्री में, जितनी भी वॉर्स हो रही हैं स्टिल जो कंटिन्यू हुई हैं, स्टिल जो सिविल वॉर कंटिन्यू हुई यमन के अंदर, जो इस वक्त वॉर कंटिन्यू है पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान में, जो अभी कंटिन्यू है रशिया के और यूक्रेन के दरमियान में, इनमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना वो आम शहरियों का हो रहा है, आम नेशनहुड का हो रहा है। तो आम शहरियों का इसमें क्या कसूर है जिसमें जो चंद लोग हैं, चंद जो ऊपर बैठे हुए जो डोमिनेट करते हैं कंट्री को, अगर वो फैसला कर दें कि मैंने उस कंट्री पर कब्ज़ा करना है और हमला करना है, तो उसमें आम पब्लिक का क्या कसूर है? देखें, हमने वर्ल्ड वार 2 के अंदर देखा तो एक जो डिक्टेटर था इटली का, मुसोलिनी के नाम से आप उसको जानते होंगे, वो जो बिगेस्ट सपोर्टर था हिटलर का, और हिटलर इसके साथ मिलके दोनों गेम डालते थे और दूसरी कंट्रीज़ को इन्वेड करते थे और कब्ज़ा करते थे। लेकिन जो पब्लिक थी मुसोलिनी की, वो इस बारे में बेखबर थी कि हमारा जो जो हमारा एक वज़ीर आज़म के ओहदे का वो एक डिक्टेटर था। हमारा जो डिक्टेटर है, हमारा जो आर्मी चीफ़, वो किस तरह के काम कर रहा है। जब हम ही राज़ी नहीं हैं कि हम हिटलर का साथ दें और दूसरी कंट्रीज़ को इन्वेड करें, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है? आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, उसको क्यों नुकसान पहुँचा रहा है? तो बाद में उसी पब्लिक ने उसको तख्त से उतार दिया और अवाम का कब्ज़ा हो गया, डेमोक्रेसी वहाँ पर इन्वेंट हो गई। और बाद में हम जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो मोनार्क्स थे, वहाँ पर भी हमने एक जो प्रमोशन देखी और एवोल्यूशन देखी, आपकी जो स्टेट सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ हमने फिर डेमोक्रेटिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो इन्वेंट हुआ, जिसमें आम पब्लिक की राय आना शुरू हो गई। फिर जो इलेक्टेड मेंबर थे ऑफ अ स्टेट के, उनको पता होता था कि हमने पब्लिक में जाना है, हमने आंसरेबल होना है अपनी पब्लिक को, तो हम वही काम करें जो पब्लिक चाहती है और उससे हम मुनाफी काम ना करें, क्योंकि अगर हमने ये काम किया तो कल को हमें उतार देंगे और यही पब्लिक हमें मार भी सकती है, हम पर दावा भी बोल सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिसने जो प्रमोट किया आपकी जो स्टेट सिक्योरिटी से आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी को, और इंसान को, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। यानी कि इस दुनिया में कोई चीज़ की इतनी कीमत नहीं है जितनी ह्यूमंस की है और एक आदमी की है। तो इन चीज़ों ने जो ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रमोट किया, फिर हमने जो पढ़ा होगा 7 टाइप्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, इनको सिक्योर किया गया, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी आ जाता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी आ जाता है, पर्सनल सिक्योरिटी आ जाता है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी आ जाता है, कम्युनिटी सिक्योरिटी एट्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें थी सिक्योरिटी के जिनके ह्यूमंस के मुतल्लिक़ जो सिक्योर किया गया, और एक ऐसी दुनिया को इन्वेंट किया गया और एक ऐसी दुनिया की बुनियाद रखी गई, और इसकी जो शुरुआत थी, जो स्टार्टिंग थी, आप जो क्रेडिट देना चाहिए वो यूएसएसआर और यूएसए के देना चाहिए, जिन्होंने ये आपस में कंसेंसस पैदा किए कि अगर आपकी पब्लिक ही नहीं है तो आपकी जो स्टेट है, आपकी सोवरेनिटी है, वो किस काम की। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।